नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विलेयता एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर विलेयता का अर्थ होता है घुलने की क्षमता, और हम जानते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनकी विलायकों में घुलने की जो क्षमता है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो घुलने की क्षमता है, विलेय होने की जो क्षमता है, उसे ही हम विलेयता के रूप में जानते हैं। लेकिन विलेयता जो है वो ठोस पदार्थों की भी हो सकती है और गैसों की भी हो सकती है। इसी आधार पर हम विलेयता को मोटे तौर पर दो टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठोसों की द्रव विलायकों में विलेयता और गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ठोसों की द्रव विलायकों में विलेयता। देखिए, जो अलग अलग प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी द्रव विलायकों में, विलायक का मतलब आप जानते हैं विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उस घटक को हम विलेय कहते हैं। तो विलायक के अंदर ठोस पदार्थ की जो विलेयता है उसे हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम घुलनशील मात्रा ही उस ठोस की विलेयता कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा है कि किसी निश्चित तापमान पर विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो विलेयता है उसका मान तापमान पर निर्भर करता है। तापमान में परिवर्तन के साथ साथ विलेयता का जो मान है वो भी परिवर्तित होता है। विलायक के निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है उसे ही हम उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, विलेयता निकालते समय जो विलयन है वो संतृप्त होता है। विलयन का संतृप्त होने का तात्पर्य है उस स्थिति में विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है वो अधिकतम घुलनशील अवस्था में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा घुलने की क्षमता में होता है, और उस अवस्था के उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलेयता को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठोस विलेय पदार्थों की विलेयता को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक तो है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, और दूसरा कारक है तापमान।
ये दोनों कारक हैं जो विलेयता के मान को या किसी ठोस पदार्थ की विलेयता को प्रभावित करते हैं। दोनों को हम समझते ही प्रयास करते हैं। पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यहाँ पर विलेय तथा विलायक की प्रकृति का तात्पर्य है किसी विलायक में जो ठोस पदार्थ घुल रहा है, विलेय हो रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, अर्थात वो पदार्थ आयनिक यौगिक है या सहसंयोजक यौगिक है, वह पदार्थ ध्रुवीय प्रकृति का है या अध्रुवीय प्रकृति का है। और इसी तरीके से जो विलायक है वो पदार्थ भी, विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का है या अध्रुवीय प्रकृति का है। इसे हम विलेय और विलायक की प्रकृति के रूप में जानते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस पदार्थ जो है किसी विलायक में घुलता है तो उस समय दो चीजें हमें जाननी आवश्यक होती है। एक तो जालक ऊर्जा और दूसरी जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा। किसी ठोस पदार्थ की जालक ऊर्जा का मान विलायक की विलायकन ऊर्जा से कम होता है तो वह ठोस पदार्थ उस विलायक में विलेय हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी ठोस पदार्थ का किसी विलायक में घुलने के लिए उस ठोस पदार्थ की जालक ऊर्जा का मान उस विलायक की विलायकन ऊर्जा से कम होना जरूरी है। यदि जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से अधिक होता है, ऐसी परिस्थिति में वह ठोस पदार्थ विलायक में नहीं घुलता है, विलायक में विलेय नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जितने भी आयनिक यौगिक है उसमें से अधिकांश आयनिक यौगिक जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अधिक मात्रा में घुलते हैं, अधिक मात्रा में विलेय होते हैं। और जो सहज संयोजक यौगिक होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनको हम अध्रुवीय यौगिक के रूप में जानते हैं, वो कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक जो है वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसको हम साफ रूप में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक या जो ध्रुवीय प्रकृति के यौगिक होते हैं वो जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय प्रकृति के जो यौगिक होते हैं जैसे कार्बनिक यौगिक, तो अध्रुवीय प्रकृति के जो ठोस पदार्थ हैं वो अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, पिरिडीन, इस तरीके के जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें अधिक मात्रा में विलेय होते हैं। इनकी विलेयता का मान अधिक होता है। तो ये पहला कारक था विलेय तथा विलायक की प्रकृति। और दूसरा कारक है तापमान या ताप का प्रभाव। तो तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है विलेयता में। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में, द्रव विलायक में जब विलेय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह ठोस पदार्थ विलयन में घुलने के पश्चात या तो ऊष्मा का अवशोषण करता है या ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। ये दोनों परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो विलायक में घुलने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे ठोस पदार्थों के लिए विलेयता का मान तापमान में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। और ऐसे ठोस पदार्थ जो विलयन में घुलने के पश्चात ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ताप में वृद्धि के साथ साथ ऐसे पदार्थों की विलेयता का मान बढ़ता जाता है। तो ये ताप का प्रभाव हुआ। यदि कोई पदार्थ ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी विलेयता का मान ताप वृद्धि के साथ घटेगा, और यदि कोई पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो तापमान में वृद्धि के साथ साथ उस पदार्थ की विलेयता का मान बढ़ेगा, विलेयता के मान में वृद्धि होगी। ये दो प्रमुख कारक हैं जो ठोस पदार्थों की द्रव विलायकों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई गैस है, उसकी किसी द्रव विलायक में विलेयता क्या होती है, विलेयता को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड, दूसरा है बी, गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता। गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता।
गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता। यहाँ ध्यान रहे कि जो गैसें हैं वो द्रव विलायकों में जब घुलती है तो उनकी विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अवशोषण गुणांक क्या होता है, हम इसे इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर प्रति ml जल में उपस्थित गैस की ml में मात्रा ही उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक कहलाती है। तो यहाँ गैसों को अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित करते हैं कि जैसे जल कोई विलायक है और उसमें कोई गैस घुली हुई है, विलेय अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में जल के प्रत्येक ml के अंदर गैस की कितनी मात्रा घुली हुई है, उस मात्रा को ही उस गैस के लिए अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अवशोषण गुणांक जो है वही गैसों की विलेयता के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो गैसें हैं उनकी विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, और गैसों की जो विलेयता है उसे 3 कारक प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। पहला कारक गैस की प्रकृति, देखिए गैसें जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है प्रकृति के रूप में देखें तो, ध्रुवीय गैसें और अध्रुवीय गैसें। और साथ ही साथ ध्रुवीय गैसों का तात्पर्य हुआ कि जैसे ध्रुवीय गैसों के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो NH3, HCl, SO2, ये किस प्रकृति की होती है, अध्रुवीय गैसें होती हैं। और साथ ही साथ N2, O2, H2, Cl2, हीलियम, ये जो गैसें होती हैं आमतौर पर इन गैसों को अध्रुवीय प्रकृति की गैसें माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वे गैसें जो जल में विलेय हो जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर अमोनिया गैस को जब जल में विलेय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में NH4OH का निर्माण होता है। अर्थात वे गैसें जो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है या विलायक के साथ समूहन या वियोजन करती है, खास तौर से समूहन करती है, ऐसी गैसों की विलेयता का मान उच्च होता है। और वे गैसें जो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, ऐसी गैसों की विलेयता तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो पहला कारक हुआ गैस की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति सामान्यतः विलायक की जो प्रकृति है वो गैसों की विलेयता को प्रभावित करती है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस प्रकार से गैसें ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति की होती है, ठीक उसी प्रकार से जो विलायक है वो भी ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो जल है वह एक ध्रुवीय विलायक कहलाता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक उसी प्रकार से जो बेंजीन है या पिरीडीन है, तो ये जो विलायक है ये अध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। यहाँ पर गैसों की विलेयता को हम समझ सकते हैं कि जो ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं जैसे HCl, NH3, SO2, ये गैसें जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अधिक मात्रा में विलेय होती है, जबकि जो अध्रुवीय प्रकृति की गैसें होती है जैसे CO2, N2, Cl2, इस तरह की जो गैसें हैं अध्रुवीय प्रकृति की, वो जल की तुलना में
बेंजीन जैसे अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में अधिक मात्रा में विलेय होती है। उनकी विलेयता का मान अध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में अधिक होता है। तो ये दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। उसके बाद तीसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव सामान्यतः किसी विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उस विलयन में उपस्थित जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि जब ताप में वृद्धि की जाती है तो विलयन में उपस्थित जो कण है वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ऊर्जा के अवशोषण के पश्चात उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो जब ताप में वृद्धि की जाती है तो ऐसी स्थिति में किसी विलयन में उपस्थित जो विलेय गैस है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण से जो गैस के अणु हैं वो उस विलयन से पुनः वाष्पित होने लगते हैं और वाष्प अवस्था में पुनः विलयन से पृथक होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ताप में वृद्धि करने पर जो गैस है उसकी विलेयता का मान घटने लगता है। तो ये तीसरा कारक था ताप का प्रभाव। और उसके बाद एक और लास्ट कारक है और वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम से जाना जाता है। हेनरी नियम। एक हेनरी नामक वैज्ञानिक हुए हैं जो गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए उन्होंने एक नियम दिया, उसे हेनरी के नियम से जानते हैं। ये नियम क्या कहता है? किसी विलायक में घुलने वाली गैस की जो मात्रा है वो उस विलायक पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी गैस के द्वारा किसी विलायक की सतह पर जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उस गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती है स्थिर ताप की अवस्था में, वैसे वैसे उस गैस की विलेयता का मान भी बढ़ता जाता है। हेनरी ने उसे समीकरण के रूप में कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है, m समानुपाती P, और ये कब? स्थिर ताप पर। अगर हम थोड़ा इसको सरल करें तो m बराबर Kp, यहाँ जो K है वो क्या है? स्थिरांक है। m क्या है? विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा, और P क्या है? गैस के द्वारा विलायक की सतह पर लगाया गया दाब। जैसे जैसे दाब में वृद्धि होगी वैसे वैसे गैस की घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। तो ये हेनरी का नियम है। लेकिन साथ ही साथ हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, दाब के प्रभाव की कुछ सीमाएं हैं। जैसे ताप अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, और जो गैस है जो विलायक में विलय हो रही है वह उस विलायक के साथ संगुणन या वियोजन नहीं करनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो हेनरी का नियम लागू होता है। और चौथी अंतिम जो है सीमा वो है विलयन तनु होना चाहिए। विलयन का तनु होना बहुत जरूरी है। ये चार सीमाएं हैं। इन सीमाओं के साथ दाब का जो प्रभाव है गैसों की घुलनशीलता पर उसको हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ठोस पदार्थों और गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता क्या होती है उसको हम समझ सकते हैं, और इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको हमने इस वीडियो में देखा है विस्तार से। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको जरूर समझ में आई होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।